अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासलाम। हाँ जी अमार। सर वो थोड़ा सा असाइनमेंट का पूछना था, जरा डाउट हो रहा था। हाँ जी पूछ लें। सर उसमें जो फ्यूज का हम टाइम निकालते हैं उसमें जरा सा डाउट हो रहा है कि वो किस तरह निकलेगा। फ्यूज़ का जो टाइम है ना वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपकी ओवरलोडिंग कंडीशन है ना वो उसी से ही निकलेगा। उसमें फॉल्ट का डाटा जो है ना वो यानी फॉल्ट का डाटा भी आ सकता है। यानी बिल्कुल जिस तरह से एक सिंपल ओवर करंट रिले का ओवरलोडिंग और वो आप चेक करते हैं मिनिमम फॉल्ट का वन थर्ड, वहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। मेनली या मोस्टली इसको ओवरलोडिंग पे सेट किया जाता है। ठीक है सर। हाँ। और सर वो लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, लैब भी और लास्ट लेक्चर्स का हो भी। गए, सारे अपलोड हो गए। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। आज हमने जो है ना ये मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन जो है ना ये देखना है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि ये एज एन असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन टॉपिक मैं आपको दे दूं, क्योंकि जो हमने ये लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया है थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ये वाला जो टॉपिक था ये उसी का ही आगे जो है वो एक कंटिन्यूएशन है।
इसमें जो एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में की थी ना, तो सिंपल एक प्राइमरी था और एक सेकेंडरी, ठीक है, यानी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कह लें, थ्री फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। मगर इसमें वो कह रहा है कि अगर आपके पास थ्री फेज वाइंडिंग होता है और यानी थ्री फेज ट्रांसफार्मर है लेकिन मल्टी वाइंडिंग है, ठीक है। मल्टी से मुराद ये आपको जैसे जो है वो आपके सामने फिगर है कि प्राइमरी के साथ यू हैव टू सेकेंडरीज अवेलेबल, ठीक है। तो फिर ये जो दो, अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल जो हमने लास्ट एग्जांपल की ना उसकी रेपिटेशन है। ये हम देखते हैं। इसके अलावा इसमें ये बात भी हमें देखने को मिल जाएगी कि रिलेज जो हैं वो दो तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ओवरऑल डिफरेंशियल रिले है वो थ्री वाइंडिंग रिले और टू वाइंडिंग रिले के तौर पर यानी कैसे इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो इसी की उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहीं से देखते हैं। तो कहता है कि थ्री फेज थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है वो आप देखें, और ये बिल्कुल यानी कि ना इंतहाई प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अक्सर जगह पर जो है ना वो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका पर्पस यही होता है कि एक ही ट्रांसफार्मर में जब आप दो वाइंडिंग्स ले लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे उसने ये प्राइमरी साइड है 34.5 केवी डेल्टा 500 एमबी है, ये प्राइमरी साइड का डाटा है, यानी प्राइमरी साइड जो है वो हमारी डेल्टा में है। और ओवरऑल जो एमबीए है या जो पावर है ट्रांसफार्मर का वो 500 एमबी है। जो सेकेंडरी है वहाँ पे दो हमारी वाइंडिंग्स हैं। एक है 500 केवी की जो कि यानी साफ ज़ाहिर है कि स्टेप अप हो रहा है, जो हमारा वोल्टेज है वो स्टेप अप हो रहा है और वो वाई में है, एंड पावर रेटिंग इज़ 300 एमबी है, सही है। और एक जो दूसरी वाइंडिंग है वो 138 के वी वाई 200 एमबीए के साथ। तो दोनों का जो है सम अप किया जाए पावर, यानी 200 एमबीए प्लस 300 एमबीए, तो ये क्या बन जाता है 500 एमबीए, ठीक है। तो यानी वाइंडिंग की एक्चुअली पावर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये थ्री फेज मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी प्राइमरी जो है वो 34.5 केवी और सेकेंडरी जो है वो 500 केवी और 138 केवी, सही है। प्राइमरी जो है वो डेल्टा में है, सेकेंडरी जो है वो वाई में है। इसका मतलब यह है कि जो प्राइमरी की साइड के सिटीज़ होंगे वो वाई में लग जाएंगे और जो सेकेंडरी साइड की जो सिटीज़ हैं वो डेल्टा में लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो जो है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो हम इसका जो है वो करंट निकालते हैं या सिटी की रेशियोज जो हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो 34.5 केवी डेल्टा 500 एमबीए ये वाला तो सॉल्व किया हुआ है। वो कहता है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमारा डाटा यही था। ये आप देखो, ये वाला डाटा है हमारा, ठीक है, कि 34.5 केवी डेल्टा और 500 एमबीए। तो इसका जो करंट है वो ये यहाँ पर हमने निकाला। ये तो कार्टेशियन में लिखा हुआ है। इसको अगर आप जो है वो पोलर बनाएं, या ये वाला जो है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं हम। अब हम ये यानी इसका जो कार्टेशियन पार्ट है वो नहीं देख रहे हैं, यानी इसकी सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो वो 86 कुछ बनती है, ठीक है। ये वाली जो मैग्नीट्यूड हमने लास्ट टाइम निकाली थी लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पे ये वाली मैग्नीट्यूड उसने लिखी हुई है 8367.39 एम्पेयर। आपको याद होगा अभी हमने ये कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में। तो डेल्टा साइड तो क्लियर है, और इसका जो सिटी का जो रेशियो है वो भी बिल्कुल उतना ही लेगा, वो 9000/5, नहीं उसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। तो डेल्टा साइड हमने ऑलरेडी जैसे कि लास्ट एग्जांपल में सॉल्व की थी, और वाई कनेक्टेड सिटीज होंगे ऑफ द रेशियो 9000/5, ठीक है। अच्छा, टू डिटरमिन द सिटी रेशियोज ऑन 500 केवी साइड, ये जो आपकी 500 केवी साइड है सेकेंडरी की, तो इसका क्या तरीका होगा, और 300 एमबीए बिल्कुल इसी तरह हम यानी करंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर वो सिटी की रेशियो निकल आएगी।
लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक वाइंडिंग को हम समझें कि वो ओपन है और सारा अभी फ़िलहाल जो लोड है वो दूसरी वाइंडिंग के साथ सप्लाई किया जा रहा है। तभी हम जो एक वाइंडिंग है हमारी, जैसे ये 300 एमवीए वाली, इसका हम टोटल लोड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उसने यहाँ पर लिखा है, वो कहता है जी कि इन दिस केस 500 केवी साइड विल कैरी 577.35 व्हेन 138 केवी साइड इज कैरिंग नो लोड। सही है, यानी एक साइड को ओपन रखना है, सेकेंडरी की बात हो रही है, एक साइड को ओपन रखना है और जो दूसरी वाइंडिंग है उसका टोटल, तब हमारे पास रेटेड लोड करंट निकल सकता है। उसकी रीज़न ये है कि यानी हम जो है ना, यानी इस तरह होता नहीं है। ये उसने यहाँ पर कई दफ़ा लिखा हुआ है कि इस तरह होता नहीं है, क्योंकि इस तरीके के साथ आपका जो 500 केवी साइड है ये ओवरलोड हो जाएगी। ओवरलोड क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 300 एमवीए है और प्राइमरी साइड की जो कैपेसिटी है वो ओवरऑल 500 एमवीए, 200 एमवीए का ओवरलोड बन जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल भी प्रैक्टिकली नहीं होता, मगर कैलकुलेशन या थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की गर्ज से कि हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम करंट निकल आए, तो हम 138 केवी साइड को ओपन कंसीडर करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली वी कंसीडर दैट 138 केवी साइड इज ओपन। ठीक है, तो फिर उस एतबार से आप 500 एमवीए, यानी 500 एमवीए को यूज़ करके आप जैसे करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पर पिछली एग्जांपल में निकाला। ये देखो, ठीक है, ये वाला जो आपने आईए निकाला, ठीक है, ये आपने कैसे निकाला? 500 एमवीए बाय रूट 3 इंटू 500 केवी। ठीक है, अगर दोनों वाइंडिंग्स हम एज्यूम करते हैं कि बैक वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, यानी 300 एमवीए की भी और 200 एमवीए की भी, तो फिर इनका जो करंट है ना वो 300 एमवीए और 200 एमवीए के मुताबिक निकलेगा। मगर हम ये चाह रहे हैं कि 500 एमवीए के मुताबिक हम करंट निकालें। ठीक है, तो एक्चुअली ये बात है, वो इसलिए वो कहता है कि एक वाइंडिंग को फिर आपको ओपन कंसीडर करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली ओपन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये वाला करंट भी उसने पीछे निकाला हुआ है पिछली एग्जांपल में। ठीक है, कि 500 केवी और 500 एमवीए पे जो करंट है वो 577.35 आता है, अभी मैंने पीछे दिखाया अभी। तो ये वाला करंट आता है जब आपका प्राइमरी जो है वो 8367.39 आता है। सो दिस विल बी, वो कहता है कि ओवर, ये बहरहाल वो सारा वो बता रहा है कि इस तरह होता नहीं है, यही जो मैंने आपको बताया, ये उसने सारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि एज ए सिटीज ऑन द 500 केवी साइड आर डेल्टा कनेक्टेड। अब ये बात है जो हमारे लिए ज़रूरी है कि 500 केवी साइड की जो सिटीज़ हैं वो डेल्टा कनेक्टेड होंगे, बिकॉज ये खुद वाई में है। द सिटी रेशियोज ऑन दिस साइड विल बी 1000:5। ठीक है, क्योंकि ये फेज करंट है, ये 577 जो है, 577.35 जो है ये फेज करंट है। वाई? बिकॉज दिस इज इन वाई। ठीक है, तो इसीलिए ये डेल्टा में जब हम करेंगे तो, या लाइन इसका निकालेंगे, जो कि लाइन करंट्स निकलेंगे डेल्टा सिटीज की वजह से, वो 1000:5 आ जाएगा। ये वाला भी स्टेप हमने ना लास्ट टाइम कवर किया, मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ। यू कैन सी एंड हियर द लास्ट रिकॉर्डिंग, कि ये जो जैसे मैंने बताया कि ये था 577.35, और जब इसको हमने √3 से कन्वर्ट किया तो ये वाली रेशो बन जाती है 1000:5। ठीक है, क्योंकि मेन सिटी आपका वाई में है, तो सेकेंड एक सिटी जो उसको ट्रांसलेट करेगा वो आपके पास आ जाएगा फेज में। चलो ये मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे इस लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग फिर आप देख लोगे। एक्चुअली जब आप बात कर रहे हो कि ये वाली जो वाइंडिंग है आपकी, ये वाई में है, ये मेन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब इस पे जो सिटी लगा हुआ है वो आपका डेल्टा में है। डेल्टा में सिटी अकेला नहीं लगा होता, सिटीज का कम्बिनेशन होता है। यानी यहाँ पे मैं अगर डेल्टा लिख रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 सिटीज आर कनेक्टेड इन डेल्टा, ये मतलब होता है। मगर एक सिटी जो है, ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ये वाई में कनेक्टेड है, ये वाई साइड है, और यहाँ पे जो सिटी लगेगा, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, फेज करंट आ रहा है।
तो एक सिटी जो है वो इसको फेज में ही देता है, एक सिटी जो फेज करंट है उसको फेज में ही कन्वर्ट करता है। मगर ये सिटी जो है अगर ये दूसरे सिटी के साथ डेल्टा में कनेक्टेड हुआ, ठीक है, दूसरे सिटीज के साथ अगर इसका डेल्टा कनेक्शन हुआ, तो जो लाइन करंट आपके पास बनेगा वो डेल्टा का होगा, समझ आई? तो उस गर्ज से हम जो कहते हैं कि भाई सिटी की जो रेशियो है वो आप लाइन करंट्स के एतबार से बताएं तो 1000:5 बनती है। सही है, ये एक्चुअली इस तरह से है कि जो रेशियो है वो हम लाइन करंट्स के, यानी सिटी की जो रेशियो है वो हम लाइन करंट्स के एतबार से बताते हैं। वो क्यों? क्योंकि सिटीज ने आपस में कनेक्ट होना है ना, ठीक है। देखो ना, अगर आप ये वाली रेशियो, तो हमारा जो फेज करंट है, यानी छोटी सी बात है, जो हमारा फेज करंट है वो आ रहा है 577.35। अगर आप सिटी भी इसके आसपास ही ले लेते, लेट्स से अगर आप 600 ले लेते हो और ये अवेलेबल भी है, अगर आप 600:5 ले लेते हो, तो जब ये वाला एक सिटी दूसरे सिटीज के साथ डेल्टा में कनेक्ट होगा, तो लाइन करंट जो होगा वो नहीं बनेगा जो कि बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइन करंट फिर इसके मुताबिक बन रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि हमें जो सिटी की जो रेशियो है वो हमें 1000 के मुताबिक लेनी पड़ेगी, यानी जो लाइन, क्योंकि इसने दूसरे सिटीज के साथ डेल्टा में कनेक्ट होना है, तो इसलिए हमें इसकी जो रेशियो है वो भी हमें इसको मल्टीप्लाई √3 करके देखना होगा कि ये क्या बनता है, और वो रेशियो लेनी होगी। क्यों, समझ आई? तो ये इस तरह की एक्चुअली कंडीशन है। तो y में ये प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि y का फेज और लाइन बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए y में जो है ना वो ये यानी इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। बहरहाल, अच्छा, ये अपना जो आपका 34.5 केवी डेल्टा, इसका ये वाला करंट, और 500 केवी जो वाई है विद 138 केवी ओपन, वो ये हमने पहले सारा कैलकुलेट किया हुआ है। यानी अब यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सारा हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया हुआ है काम, ठीक है। अब जब मैंने 138 केवी साइड लेनी है तो 500 केवी साइड को ओपन कर देंगे, और इसका जो करंट है वो फिर हम 500 एमवीए पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी निशानी है कि 138 केवी वाली जो साइड है, हालांकि उसकी रेटिंग 200 एमवी है, मगर उसका जो करंट है वो 500 एमवीए पे निकल रहा है। उसकी क्या रीजन है? वाई? बिकॉज हमने 500 केवी साइड को ओपन कर दिया, तो इसका जो करंट है वो अब आपके पास आया 209.81, ठीक है। ये यहाँ पर भी वो बता रहा है कि ये सिर्फ थेरेटिकली है टू फैसिलिटेट कैलकुलेटिंग द सिटी रेशियोज, ठीक है। सो सिंस दीज सिटीज आर गोइंग टू बी कनेक्टेड इन डेल्टा, क्योंकि ये वाई साइड है इसलिए सिटीज जो हैं ये भी इसके भी डेल्टा में लगेंगे, जैसे भी पीछे डेल्टा में लगे थे। तो द सेकेंडरी करंट जो है वो आपके पास 2.886 जो है ना वो आना चाहिए, ठीक है। यानी इतना जो करंट है वो आपके पास आना चाहिए। सो दिस कॉल्स फॉर अ सिटी रेशियो ऑफ, यानी वो ये फेज निकाल कर बता रहा है, क्योंकि वो सिटीज तो डेल्टा में कनेक्टेड होने हैं ना, तो उनका जो लाइन करंट है वो ज़ाहिर बात है कि हम कहते हैं कि अगर वो 5 है तो बाय √3, और वो बन जाएगा 2.86 हमें चाहिए, क्योंकि इधर से भी आपके पास 2.886 ही आ रहा है, ठीक है। यानी जो आपकी ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है 4.65 बाय √3, तो वो 2.68 आ रहा था, ठीक है। तो इसके आसपास आना चाहिए। तो 577.35 को फिर जब हमने कहा कि भाई हम इसको यानी हमें हमें क्या चाहिए, तो वो फिर हमें 2.68 ही चाहिए, ठीक है। तो लेकिन फिर वो हमारे पास 2.886 आता है 577 के मुताबिक, क्योंकि रेशो फिर वो 1077:5 हो जाती है, ठीक है। तो 2.886 ही आ रहा है, ये जैसे हमने ये लास्ट पढ़ा था ना
तो वो यही वो बता रहा है, कुछ भी नया नहीं है, वो ये बता रहा है कि 138 केवी साइट की जो सिटीज़ हैं उनको भी 2.886 ही देना चाहिए, ये एक्चुअली वो बता रहा है। सही है, ये जैसे यहाँ पर उसने लिखा कि इनको भी 2.886 देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि 2.886 आ रहा है। सही है। अच्छा, वो फिर कहता है कि अब इसके मुताबिक जो आपकी जो रेशो बन जाती है वो ये वाली बन जाती है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल रेशो नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल जो रेशो है वो आपकी ये वाली है 3600:5, नियरेस्ट अवेलेबल 3600 है। कहाँ 2091 है, तो मतलब 2500 का भी अवेलेबल नहीं है, 3000 का भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल। वो ये हमें रेशो बता रहा है जो स्टैंडर्ड चार्ट से है, विच इज़ 3600:5। तो ये हमारे पास सिटी की रेशोज निकल आई। ठीक है, तो अगेन यानी सिंपली इसको यानी जो जिस तरीके से हम इसको समराइज कर सकते हैं वो ये है कि जो मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें जब हम सिटी की रेशोज निकालते हैं तो सिटी की रेशो एक्चुअली हम इसी पर निकालते हैं जो मेन पावर होती है, जैसे 500 MVA। तो उसके लिए एक वाइंडिंग को ओपन किया जाता है, दूसरे का करंट निकाला जाता है सिंपली। ठीक है, और फिर उसका जो सेकेंडरी करंट बनेगा उसको प्राइमरी के तकरीबन बराबर लाने के लिए वो फेज और डेल्टा वाली कन्वर्जन करते हैं। बस ये बात है, और ये कैसे करते हैं ये वो लास्ट मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सिर्फ नया ये है कि एक को ओपन किया और एक को क्लोज किया, इस तरह से बात है। ठीक है। अच्छा, व्हेन द ट्रांसफार्मर इज नॉर्मली लोडेड दैट इज, अब वो कह रहा है कि अब हम ये जो पीछे हमने रेशोज निकाल ली है ना, 1000:5 एक आई है 500 केवी पे, ये जो 500 केवी वाला वाई है इसकी रेशो 1000:5 आई है, और जो 138 केवी वाला साइड है उसकी रेशो आपके पास आई है 3600:5। इसको हम चेक करते हैं एट द नॉर्मली लोडिंग, यानी ये चेकिंग हो रही है व्हेन द ट्रांसफार्मर इज नॉर्मली लोड। अब ये केस है एक आपके पास, तो फिर वो कहता है कि जो प्राइमरी साइड है उसका करंट तो वही रहेगा 500 MVA के मुताबिक 8367.39। ठीक है, व्हेन द ट्रांसफार्मर इज नॉर्मली लोडेड, मतलब हर वाइंडिंग जो है वो अपनी पावर रेटिंग के मुताबिक लोडेड है। तो जो 300 MVA से जो हमें करंट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 346.41। और वो कह रहा है कि यानी ये बहुत सिंपल है कि आप 3/5 ऑफ 577.35 ले लें। ठीक है, 3/5, मुझे समझ आई 3/5 कैसे आ गया, क्योंकि जो 577 वाला करंट है वो 500 MVA पे निकाला हुआ है हमने, अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया है। तो उसका यानी जो है वो 3/5 रेशियो से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस वाली वाइंडिंग का, इसी तरह से 836.74 करंट आता है 200 MVA का, और ये कैसे आ जाएगा 2/5 ऑफ 2091.85, क्योंकि 2091.85 ये हमने 500 MVA पे निकाला है। सही, तो रेटिंग क्या है उसकी, वो 200 MVA है, तो 2/5 इसलिए आ जाएगा। ठीक है, ऑफ 2, और ये आंसर आता है 836.74, और एक ये आंसर आता है आपके पास। ठीक है, अगर हम इसको डिलीट कर दें तो ये आपके पास एक्चुअली ये करंट्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं, रेटेड लोड करंट्स ऑन ईच वाइंडिंग। अब वो इसको चेक कर रहा है कि सेकेंडरी की साइड पर कितना कितना करंट जा रहा है। यहाँ से और भी जो जो पहला ये वाला है ना, ये वाला जो सारा है ये और भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब 8367.39 को वो 5/9000, क्योंकि हमारा इसका रेशो क्या था, इस वाले सिटी का रेशो था 9000:5, तो ये 4.65 एम्पेयर आते हैं सेकेंडरी पे, और यही पिछले एग्जांपल में भी हमने निकाले थे ऑन द 34.5 केवी साइड। फिर और ये क्या है, ये आपके पास लाइन करंट्स हैं। ठीक है, लाइन करंट्स जो जो ये वाला जो करंट है 346.41, ये क्या दे रहा है, इसके लिए जो रेशियो है वो 5/1000 की है। ठीक है, यानी ये मैंने पीछे निकाली है, ये 300 MVA पे जो सिटी लगा हुआ है वो 5/1000 का लगा हुआ है, यहाँ 1000:5 का, तो उसको √3 से वो मल्टीप्लाई कर रहा है। वाई? क्योंकि वो फेज करंट देता है।
क्योंकि मेन ये वाई में है ना, 300 जो है वो वाई में है, तो इसलिए वो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि लाइन करंट बनाए। याद रखें, जब भी √3 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वाइंडिंग में क्या आ रहा है। ठीक है, इसको यानी ये इस तरह से उसने ये डायग्राम बनाई हुई है, यानी कि ये यानी यहाँ पे जो आपकी जो जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, उस पे जो सिटी लगा हुआ है, या इसको हम डायरेक्टली यूँ भी कह सकते हैं, अगर मैं सिर्फ वो वाली बनाऊँ तो एक रेस्ट्रेंट वाइंडिंग ये है, ये आपके पास प्राइमरी की रेस्ट्रेंट है, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एक ये आर से मुराद है रेस्ट्रेंट वाइंडिंग, या मतलब रेस्ट्रेंट करंट जिसमें जा रहा है, और एक हमारे पास रेस्ट्रेंट वाइंडिंग है सेकेंडरी की, और एक और फिर हमारे पास रेस्ट्रेंट वाइंडिंग जो है वो किसकी है, सेकेंडरी की। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें जो करंट आ रहा है, इसमें वो तो हमें पता है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है वाई सिटीज़ से। जो सिटीज़ जो हैं वो वाई में कनेक्टेड हैं, वाई सिटीज़, वाई में जो सिटीज़ कनेक्टेड हैं वो वहाँ से आ रहा है, और ये क्या है, लाइन करंट है, लाइन करंट। और यहाँ से जो आ रहा है और जो यहाँ से आ रहा है वो डेल्टा सिटीज़ से आ रहा है, दोनों में, सही है, डेल्टा सिटीज़ से आ रहा है। और जो अब इधर जाएगा वो मल्टीप्लाई बाय √3 करके हमने लेना है, मल्टीप्लाई बाय √3, बिकॉज ये लाइन करंट बन रहा है, ठीक है। ये डेल्टा सिटीज से आ रहा है, जो सिटीज डेल्टा में कनेक्टेड है, लेकिन मेन ट्रांसफार्मर किस में है, वाई में, तो लिहाजा वो फेज करंट है एक्चुअली। तो जब वो लाइन में फ्लो करेगा तो उसी वजह से हमें उसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइन करंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बात है, तो ये हो रहा है, ये लाइन है। इससे पहले सिटी में जो था वो फेज आ रहा था, यानी जो एक सिटी में जो करंट आ रहा है वो फेज है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो ये मेन ट्रांसफार्मर जो है ये आपके पास वाई में कनेक्टेड है, वाई में मेन ट्रांसफार्मर जो है ये आपके पास वाई में कनेक्टेड है। तो वो अपने एक सिटी में फेज करंट देता है, मगर जब वो वाला सिटी डेल्टा में कनेक्ट होगा तो जो लाइन करंट्स हमारे पास होंगे वो मल्टीप्लाई √3 करके लिखना पड़ेंगे, ठीक है। ये देखो ना, ये फेज मल्टीप्लाई √3 यूं। और इसी तरह से यहाँ जो मेन आपके पास ट्रांसफार्मर है वो आपके पास डेल्टा में कनेक्टेड है, और ये वाले जो सिटीज हैं फिर वो वाई में कनेक्टेड है, सही। मेन ट्रांसफार्मर जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो करंट जो यहाँ पे एक सिटी में आएगा वो लाइन करंट होगा, सही। एक सिटी में जो भी हमारे पास करंट आ रहा है वो लाइन करंट है, और आगे जब वो सिटीज वाई में कनेक्ट हो जाएंगे तो भी वो लाइन ही रहेगा, क्योंकि सिटीज में बराबर ही रहता है, समझ रहे, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ये है एक्चुअली बात, सही। इसलिए दोनों का हमने, और यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है ये वाला जो करंट है ये आ रहा है 4.65, सही। अब इन दोनों का हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसका 2.886 या इस तरह से था, अभी हम इसको देखते हैं, सही। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई √3 करके आता है 3 एम्पेयर, और ये आपके पास आता है 2.01 एम्पेयर। तो अब हमने जब डिफरेंशियल करंट निकालना है, तो डिफरेंशियल करंट, ये 4 यहाँ कुछ नहीं, ये टाइपिंग एरर है, 4 इज नथिंग, ठीक है। इसको डिलीट समझें, मतलब, या इसको ना समझें, ये 4 नहीं है कुछ भी। तो डिफरेंशियल करंट जब हमने निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2.01, ये दोनों करंट्स सेकेंडरीज से आ रहे हैं, ठीक है, माइनस 4.65 ये प्राइमरी से आ रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल करंट जो है वो आपके पास 0.31 एम्पेयर बन जाता है। तो वो ये कह रहा है कि विद द एम्पल रेस्ट्रेंट करंट प्रोवाइडेड बाय 3 करंट्स इन द
in a three winding differential relay, this relay will not misoperate for this condition. कि वो ये वाली जो रिले है ना, सिंपली बात है, वो कहता है कि ये रिले मिस ऑपरेट या मेल फंक्शन नहीं कर सकती। क्यों? कि उसके पास एक एम्पल रेस्ट्रेंट करंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इस कंडीशन पे ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से आपके पास एक अच्छा खासा रेस्ट्रेंट करंट। रेस्ट्रेंट से मुराद ये है, ये जो ऊपर उसने डायग्राम में भी दिखाया, ठीक है, ये वाला, ये मैं बात करूं, ये जो रेस्ट्रेंट है, ये 1 2 3, ये 3 वाइंडिंग्स। रेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि नेगेटिव टॉर्क, ये मैंने पहले भी बताया। रेस्ट्रेंट इज नथिंग बट नेगेटिव टॉर्क, यानी नेगेटिव टॉर्क का सर दूसरा नाम यानी है रेस्ट्रेंट। सर यानी कि इसमें रिले हमारी पिकअप नहीं होती है। नहीं, इसमें पिकअप नहीं होगी। अगर एक साइड, अभी ये अगली एग्जांपल वो यही बता रहा है, अगर एक साइड ऑफ हो गई और एक साइड ऑन रही तो वो पिक होगी। और वो अभी फिर बिल्कुल ऐसे इससे ही है सर, नेक्स्ट ऐसे ही। वो यही बता रहा है इस एग्जांपल में। व्हेन यू हैव द रेस्ट्रेंट करंट इट मींस दैट ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स, इसका मतलब ये है कि आपका, और वो बोथ साइड से उस वक्त आएगा। ये भी तो सोचना चाहिए ना कि बोथ साइड से रेस्ट्रेंट करंट कब आएगा। ये उस वक्त आएगा, अभी जैसे उसने ये जो करंट कैलकुलेट किया 0.31 का, डिफरेंशियल करंट जो उसने कैलकुलेट किया 0.31 का, ये उस वक्त आ रहा है जब आपके पास नॉर्मल लोडिंग कंडीशन है। और नॉर्मल लोड जी में जी सर। प्राइमरी साइड का रेस्ट्रेंट भी आएगा और दोनों सेकेंडरी साइड्स के भी रेस्ट्रेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में तो रिले को पिक नहीं करना चाहिए। तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर रेस्ट्रेंट करंट दोनों साइड से आ रहा होगा ना, इट मींस द रिले शुडंट बी पिक्ड अप। वो जो डिफरेंशियल करंट 0.31 बना है, हमें अब अपनी मिनिमम पिकअप उससे ऊपर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली, और अगर हमारे पास एक्सटर्नल फॉल्ट हो जाता है तो भी यही कंडीशन है, नो टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क वाली। क्योंकि जो एक्सटर्नल फॉल्ट है उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम करंट फ्लो कर रहा है जैसे नॉर्मल लोड में कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास इस जोन के अंदर, यानी इस सिटीज के जोन के अंदर कोई फॉल्ट आता है, ये जहां मेरा एरो मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, सिर्फ वहां पर अगर फॉल्ट आता है तो यहाँ डिफरेंस एक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा रेस्ट्रेंट करंट्स में, और वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो वो ये कहता है कि नाउ कंसीडर द पॉसिबिलिटी दैट अ टू वाइंडिंग डिफरेंशियल रिले इज यूज्ड। वो कहता है कि अब हम रिले को भी टू वाइंडिंग बना लेते हैं। ये टू वाइंडिंग रिले है जो आपके सामने है। एक वाइंडिंग जो है ये टू वाइंडिंग, टू वाइंडिंग और थ्री वाइंडिंग वो रेस्ट्रेंट के एतबार से बता रहा है, क्योंकि एक तो ट्रिप कॉइल है, वो तो रहना ही है। तो थ्री वाइंडिंग है तो रेस्ट्रेंट है, टू वाइंडिंग है तो रेस्ट्रेंट कॉइल है। तो एक वाइंडिंग आपकी प्राइमरी की है और एक ही वाइंडिंग आपके दो जो सेकेंडरी में आपकी वो वाइंडिंग्स हैं उनकी सेम है। अब हमने यहाँ पर सिटीज को इस तरह से ऐड करके इधर सेम वाइंडिंग में दे दिया। पहले हम हर सिटी का अपना अपना कॉइल लगा रहे थे रेस्ट्रेंट का, मगर अब हमने दोनों सिटीज का सेम कॉमन कॉइल कर दिया। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक है, या एक जो फॉल्टी कंडीशन है उसमें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? तो ये कहता है कि अब आप यूं सबसे पहले कंसीडर करें कि आपकी जो प्राइमरी साइड है वो ओपन है, 34.5 वाइंडिंग इज ओपन। एक तो ये हो गई बात। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो प्राइमरी की साइड है वहां से रेस्ट्रेंट करंट ऑफ हो चुका है। ठीक है, प्राइमरी की साइड से अब रेस्ट्रेंट करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब रिले को जरूर ही पिक होना चाहिए। जो भी आंसर आता है बाद में वो हम अभी नीचे देख लेते हैं, मगर जैसे ही उसने हमें ये बताया ना कि 34.5 केवी साइड जो है वो ओपन हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अब दो रेस्ट्रेंट्स में से एक रेस्ट्रेंट जो सेकेंडरी साइड का रेस्ट्रेंट है, चाहे वो दो करंट्स अलग अलग, मगर वो आ रहे हैं, एक साइड का नहीं आ रहा। तो अब जरूर ही आपके पास रिले को पिक होना चाहिए और हमारा एक खास डिफरेंशियल करंट बनना चाहिए। नो, वो कहता है कि यही सिर्फ नहीं बल्कि यानी ये सिर्फ प्राइमरी ओपन नहीं हुई, बल्कि एक फॉल्ट जो है वो 138 केवी के साइड पर हो गया है, और उस फॉल्ट को 500 केवी साइड जो है ना वो फीड कर रही है करंट। ठीक है, यानी आप यूं समझ लें कि ये जो उसने बी और सी बताया है, तो आप यूं समझ लें कि सी वाली जो वाइंडिंग है, जो जो ये जो आपको इसमें से एक लाइन गुजरती नजर आ रही है, ये वाली, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है। यहाँ पे जहाँ मैं एरो को अपने वो कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है क्योंकि हमने सिटी के जोन में फॉल्ट दिखाना है। और हाँ, आप समझ लें कि
जो सी की साइड है ये 138 केवी की साइड है, यहाँ फॉल्ट हो गया। और जो 500 केवी की जो साइड है वो इसको फीड कर रही है। क्या मतलब है फीड कर रही है? म्यूचुअल इंडक्शन से फीड कर रही है। यानी 500 केवी साइड जो है उससे वो बता रहा है कि 10,000 यानी 10 किलो एम्पेयर जो करंट है वो ये 138 केवी की साइड में वाया कोर जो है, वाया म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो आ रहा है, और उससे उसके सिटी में भी अब आ जाएगा। और वो कितना आएगा वो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये बी वाला जो आपका वाइंडिंग है या 500 केवी का ये जो वाइंडिंग है, जो आपके पास बी जहाँ पे लिखा हुआ है ये 500 केवी की है, और जो सी लिखा हुआ है, जो सी फीडर है आपका, ये आपका 138 केवी का फीडर है। अब हुआ ये है कि वाइंडिंग के बिल्कुल पास करके 138 केवी की साइड पर फॉल्ट हो गया। उसके नतीजे में जो 500 केवी की जो वाइंडिंग है जो ऊपर है वहां से म्यूचुअल इंडक्शन हुई और 10,000 यानी 10 किलो एम्पेयर जो है वो फीड हुआ करंट। ठीक है, इस फॉल्ट को फीड हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब इस हमने ये देखना है कि इन दोनों सिटीज में से जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, वो अब हम देखते हैं। तो ये वो यानी यहाँ पर यही वो बता रहा है कि 500 केवी साइड से 10,000 करंट जो है 138 केवी की साइड पर फीड हुआ। ये फीडिंग ऑफ करंट जो है ना ये होता है, और ये जैसे हमने लोड साइड से देखा कि लोड साइड से करंट फीड हो रहा है, और फिर हम डायरेक्शनल को इसी एतबार से पढ़ रहे थे। तो ये फॉल्ट करंट फीड होता है। ये आप कह लें कि ये एक रिएक्शन है, क्योंकि 138 केवी साइड पर एकदम जो एनर्जी है वो डंप हो रही है फॉल्ट में। यानी 138 केवी की साइड पर फॉल्ट आया, अब यूं समझ लें ये एक सिंक बन गया, तो उसका जो रिएक्शन है वो दूसरी साइड से भी आएगा, वो उसको फीड करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अब ये कितना करंट बन रहा है 138 केवी की साइड पर, ये कितना बन रहा है? यानी 500 केवी की साइड पे तो 10,000 एम्पेयर है, मगर 138 केवी की साइड पर ये कितना बन रहा है? तो ये अब हम देखेंगे बाय दिस रिलेशन, जो सिंपल आपके पास रिलेशन बन जाता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू I2 ओवर I1। तो आप यूं कंसीडर कर लें कि 500 बाय, यानी ये सिंपल वो जो रिलेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये वो वाला है जैसे अपना 500 केवी बाय 138 केवी दैट इज इक्वल टू I2। I2 जो है ये 138 केवी का साइड है जो हमने निकालना है, ये कितना है, और I1 जो है ये आपके पास 10,000 है। ये कहाँ से आया? ये इसका करंट है। ठीक है, तो I2 आप कैसे निकाल लोगे फिर? I1 10,000 इंटू 500 बाई 138, इस तरह से निकालो। यानी ये सिंपल वो जो फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर का, तो ये वो इस तरह से निकाल रहा है, दैट इज 36 टू 31 एम्पेयर। सही, तो अब ये करंट्स हैं जिनको हमने देखना है कि वो रिले के पास कितने जा रहे हैं, यानी प्राइमरी करंट्स जो हैं वो आपके पास ये आ गए। अच्छा, ये एक और भी तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये कंडीशन जो है ना वो ये हुई है कि जैसे कि प्राइमरी जब ओपन हुई तो सेकेंडरी में वोल्टेज कहाँ से रह गया? सबसे पहली बात तो ये है, ये सोचने वाली बात है। यानी प्रैक्टिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसने कहा कि 34.5 केवी की साइड तो ओपन है, यानी प्राइमरी तो ओपन है, तो सेकेंडरी में वोल्टेजेस कहाँ से आ गए? तो ये बात नोट कर सर लें कि ये मैंने आप, हाँ ये बिल्कुल कोर जो है ना, कोर की बेसिस कर रहे हैं सोर्स आपका कट इसलिए हुआ है, तो जो हमने लास्ट में पढ़ा था कोर जो है ना वो एक सोर्स एज बन ए जाता सोर्स है। बन गई है। तो उसने बिल्कुल उनके रेटेड जो वोल्टेज थे ना वो दोनों सेकेंडरीज में इंड्यूस कर दिए। यानी वहां पर अब वो ये सेकेंडरीज जो हैं ये ओपन खड़ी हैं उन वोल्टेजेस पे। अब हुआ ये कि जब 138 केवी साइड पर फॉल्ट आया ना, तो वो वाला जो वोल्टेज है वो एक सोर्स बन के वो करंट को फीड कर रहा है। तो 500 केवी पे जो करंट फ्लो किया वो 10 किलो एम्पेयर, और जो 138 पे जो करंट फ्लो किया, जो 500 पे किया वो 10,000 है, और जो 138 पे किया वो 36,230 या 36 किलो एम्पेयर है, और ये 10 किलो एम्पेयर। तो बहरहाल अब इसका सेकेंडरी क्या बनता है, ये वो जो सेकेंडरी के जो सिटी की जो रेशियोज हैं उससे वो आगे फिर मल्टीप्लाई √3 करके देख रहा है। तो ये आपके पास बन जाता है 86.6 from the 500 kV side and 87.16 from the 138 kV side। तो ये हमारे दो करंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि अब हमने देखना है कि हमारा डिफरेंशियल करंट क्या आ रहा है। तो कहता है कि यही नहीं, आप ये भी अज्यूम कर लें कि 500 केवी साइड का जो सिटी है उसमें कोई जो है ना वो 10% एरर है।
ठीक है, तो 10% एरर जो है उसके साथ अब हम ये वाला करंट देखेंगे 500 केवी का जो 86.6 है। तो यहाँ पे जो 138 केवी का सिटी है, अब उसमें एरर नहीं है, उसमें एरर नहीं है, मतलब 87.16 तो वैसे ही आ गया, और माइनस आप फिर किससे करेंगे, एरर को निकाल के, क्योंकि 10% 0.1 बनता है और 1 माइनस 0.1 क्या बन जाएगा, 0.9। तो ये एरर फ्री करंट है जो आपके पास आ रहा है, विच बिकम्स 77 पॉइंट समथिंग, और इस तरह से वो बनता है। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि समझ आया। यानी आप ये 0.9 इंटू 86.6 नहीं समझ आ रहा, तो आप इसको यूं भी कर सकते हो कि एरर निकाल लो ना, 10% क्या बनता है, 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई 86.6 कर लें, ये आपके पास एरर करंट होगा। ठीक है, इसको आप माइनस कर लें फिर से 86.6 से, तो वो एरर फ्री करंट होगा, क्योंकि जो जो 87.16 है वो एरर फ्री है, उसमें कोई एरर नहीं है, लिहाजा हमें दूसरा जो करंट हमें देना है वो भी हमें, और फिर इस तरीके से भी आप समझ लें कि ये करंट एक्चुअली डिफरेंशियल कॉइल में जा रहा है, और डिफरेंशियल कॉइल में हम ये कंसीडर करते हैं कि एरर्स निकाल कर करंट जाया करते हैं। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अपीलिंग आपको लगेगी मेरी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो भी हम डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसमें एरर का परसेंटेज निकल जाता है, ऐसे ही है। तो अगर 10% एरर हम कहते हैं 500 केवी साइड पर है, तो उस एरर को निकाल देना है हमने, और वो ये बनता है 0.9 इंटू 86.6, ये अब एरर निकाल कर करंट आ रहा है 500 केवी साइड का। ठीक सर है, यानी कि हम ये एरर निकाल कर देख रहे हैं 132 वाली साइड पे, जो हमारी 138 किलो वोल्ट की जो हमारी ग्रिड थी, यानी कि ये 500 केवी वाली साइड है। तो सर यहाँ ये पे फिर हमने क्या कहते एरर हैं। जो है ना, एरर जो है ना, ये 500 केवी वाली साइड पर, हाँ अच्छा माइनस उसमें से कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, जी सर। अच्छा अच्छा बिल्कुल, हाँ हाँ माइनस का आप पूछ रहे थे, जी जी। माइनस फिर हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि अब दोनों दोनों जो हैं, यानी अब मैं ऊपर डायग्राम से आपको दिखाता हूँ, डायग्राम से अगर आप देखें तो दोनों सिटीज जो हैं दे आर कनेक्टेड टू द सेम रेस्ट्रेंट कॉइल एंड द डिफरेंशियल वन। अब ये प्राइमरी वाला तो आप निकाल देना, ये तो इक्वेशन में नहीं है ये वाला कॉइल। अब यूं है कि ये आप इसलिए जो रेस्ट्रेंट करंट है उसी को आप डायरेक्टली अब डिफरेंशियल समझ लें, क्योंकि अब जो ये वाला रेस्ट्रेंट है ये तो जीरो हो चुका है, तो डायरेक्ट ये डिफरेंशियल बन रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर एक साइड ऑफ हो गई तो दूसरी साइड से इस कदर पिकअप मिलेगी कि आपका बाकायदा से यानी पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल करंट है। ठीक है, तो वो एक तो एरर इसलिए निकाल रहा है, और दूसरा ये कि वो माइनस करके इसीलिए बता रहा है क्योंकि डिफरेंशियल कॉइल में जाता ही डिफरेंस है करंट्स का। ठीक है, तो तो पहले ये, तो हम हाँ ऐड कर रहे थे जब ऐड कर रहे थे, ऐड हम जो ऐड हम उस वक्त कर रहे थे जब दोनों सिटीज का अपना अपना कॉइल था ना, तो वो Yes. एडर एडर बन रहा था, और माइनस फिर हम कर रहे थे प्राइमरी वाली साइड से। अब प्राइमरी तो वैसे ही निकल गई है, तो यहां पर जो प्राइमरी बन गया वो बी बन गया, और सी को आप सेकेंडरी समझ लें, क्योंकि बी जो है वो फीड कर रहा है, बी जो है वो फीड कर रहा है सी को, फॉल्ट सी की साइड पे हुआ है और बी से फीडिंग आ रही है ना, ठीक हो गया सर। एक्चुअली ये बात है। तो आप बी को एक तरह का प्राइमरी और सी को एक तरह का आप उसका सेकेंडरी समझ लें। मैंने इसीलिए इसको क्लियरली बताया था कि ये म्यूचुअली इंड्यूस होकर ये करंट बन रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो इसीलिए वो उसको देखें, जो आपका अपना हमजा बात कर रहे थे, जो आपका फाइनली डिफरेंशियल करंट है ना, इधर देखो हमजा, वो तो माइनस होकर ही बनना है जो डिफरेंशियल करंट है यहाँ भी। लेकिन उसमें फर्क ये था कि दोनों सिटीज का अपना अपना कॉइल भी था और प्राइमरी से भी करंट आ रहा था। तो ये बात यहाँ पर आपके पास जो है, अच्छा अगर अपना अपना कॉइल भी है ना, ये भी मैं बात बता दूं, और तब भी आपकी प्राइमरी ओपन है, तो तब भी ये माइनस होकर ही आएगा डिफरेंशियल में। ये बात नहीं है कि अपना अपना कॉइल है तो मे बी फिर ये इस तरह नहीं है, यानी वो तब भी सब्ट्रैक्शन ही लग जाएगा यहाँ पे एक्चुअली, जो क्योंकि जो डिफरेंशियल है वो सब्ट्रैक्शन के साथ ही आएगा, और वो बन जाता है क्योंकि एक पहले आ रहा है और एक बाद में आ रहा है, एक का इफेक्ट पहले है और दूसरा म्यूचुअली इंड्यूस होने के बाद आ रहा है, तो वो डिफरेंशियल इफेक्ट बन नहीं जाएगा। इसको समझ आई? जी सर ठीक। ठीक जी है, सर ठीक है। तो ये जो है वो 87.16 माइनस, ये डिफरेंशियल हमने बनाना है, तो इसीलिए एक को बड़े वाले को हमने, मतलब ये ना देखें कि अच्छा माइनस क्यों आ गया इस तरह से, एक्चुअली बस इस सब्ट्रैक्शन ही हमने लेनी है। सो इट बिकम्स 9.22 एम्पेयर, क्योंकि इस करंट ने उसको टॉर्क देना है,
तो यानी ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ पर ये क्योंकि ये नहीं है कि अगर करंट नेगेटिव आया तो शायद नेगेटिव टॉर्क से मुराद तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रेंट है। इसका मतलब ये है कि रिले अब नहीं मूव कर रही, तो बाकी जो है वो हमने पॉजिटिव करंट ही शो करना है। सो दैट्स व्हाई इट इज 87.16 माइनस 0.9 इंटू 80, तो ये 9.22 एम्पेयर बन गया। तो ये जो अच्छा ये 200% जो है ये अभी हम देखते हैं, इसको छोड़ दें अभी फिलहाल। ये वो कहता है कि लेट से जो हमने जैसे हमने पीछे कहा था कि हमारा नॉर्मल पिकअप जो है वो 0.25 एम्पेयर है, तो ये उससे वेल अबव है, ठीक है, वेल अबव दिस कंडीशन ऑफ 0.25 एम्पेयर, और रिले विल ट्रिप फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो वो ये कहता है कि आप जो है मतलब इट इज दस नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ टू वाइंडिंग डिफरेंशियल रिले फॉर दिस केस, कि अगर आप ये नहीं चाहते कि इस तरह से हो कि आपकी प्राइमरी ओपन है एंड एंड फॉल्ट ऑन वन ऑफ द सेकेंडरीज द रिले इज पिकिंग अप, तो आप टू वाइंडिंग से इज्तना भी करें कि वो यानी वो एक आपको पिकअप जो है वो इस तरह से दे रहा है। और प्लस ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 200% ऑफ द रेस्ट्रेंट, यानी ये सिर्फ ये कैलकुलेशन नहीं है, ये उसने सिर्फ इस एतबार से बताया है ये वाला, बिकॉज ओनली हाफ ऑफ द रेस्ट्रेंट वाइंडिंग इज यूज्ड। क्योंकि सिर्फ हाफ रेस्ट्रेंट वाइंडिंग यूज हुई है, तो हम ये कहेंगे कि रेस्ट्रेंट करंट अब डबल हो गया, यानी 200% हो गया। यानी अगर अगर दोनों कॉइल्स यानी दोनों साइड्स इस्तेमाल होती तो फिर वो डिवाइड हो जाता है करंट एक्चुअली, यानी टोटल करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी बाय 2 आपने देखा था। मगर अब चूंकि आपके पास सिर्फ एक कॉइल रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए ये 200% उसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से गया, वरना 200% ये इस तरह, यानी इसकी कोई वो बाकायदा से इसकी वो कैलकुलेशन नहीं कि 200% कैसे बन गया, यानी 9.22 जो है ये 200% कैसे बन गया, ये इस तरह से नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट करके देखें, ये एक्चुअली इस तरह से है कि क्योंकि 200% जो है वो तो वैसे भी फिजिबल नहीं है। यानी अगर आपके जहन में ये वाली बात है, मैं आपको ये इससे बता दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाला जो पीछे हमने देखा था ना, ये वाला जो है, तो यू कैन सी के जो टिपिकली हमें परसेंटेजेस अवेलेबल होती हैं, यानी इसके साथ ना कंफ्यूज कीजिएगा कि 10, 20 या 40% का, ये तो वो है जो बाकायदा के का फैक्टर हम निकालते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके हम के फैक्टर निकालते हैं, तो ये वो वाला फैक्टर है। और वो जो बन रहा है वो ये वाला फैक्टर नहीं है, वो चूंकि हाफ रेस्ट्रेंट यूज हुआ, इसलिए वो उसको उस एतबार से कह रहा है कि ये आपका 200% हो गया, क्योंकि जो आपका रेस्ट्रेंट करंट है वो ये होता है, ये आपके सामने है, ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, ये एवरेज होता है, एवरेज होता है एक्चुअली, जो टोटल रेस्ट्रेंट करंट है वो I1S एंड I2S का प्राइमरी और सेकेंडरी का एवरेज। तो अब एक तो है ही नहीं, एक 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 करंट जीरो हो गया ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई IR हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई IR हो जाएगा, तो ये है 200% जो वो कह रहा है उधर एक्चुअली। मुझे समझ आई बात की, क्योंकि आई प्राइमरी तो आपकी ओपन है, तो I1S तो जीरो हो गया, तो ओवरऑल जो I2S है, जो ये जो रेस्ट्रेंट बन रहा है, I2S इज अ रेस्ट्रेंट, इट इज बिकमिंग 200%। और वो जो पिकअप है यस वो सर। उसको ऐसे बता रहे हैं कि जो पिकअप आपका 9.22 है, इट इज बिकमिंग द 200% ऑफ द रेस्ट्रेंट वन। ठीक है, ये एक्चुअली बात है। तो इसको इन इन परसेंटेजेस के साथ में मिक्स करना, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया 10, 20 या 40, ये अलग चीज़ है। ये तो हम बाकायदा से जो हमारी ये कैलकुलेशन होती है एरर्स की, एरर टैप एरर हो गया, सिटी मिसमैच हो गया, रेशियो मिसमैच सिटी एरर हो गया, ये हम उससे निकालते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया ये, फिर ठीक है। यस सर। तो आज तो लेक्चर ही छोटा है, एक 50 तक टाइम दिया हुआ है। जी सर। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है एंड हो चुका है। पहले मैं ये सोच रहा था इसको असाइनमेंट में पुट कर, लेकिन फिर आई थॉट कि इसको एक्सप्लेन एक दफ़ा दोबारा कर दिया चलें, वो डिफरेंशियल की एक और एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर में। मज़ीद ये है कि इसको मे बी जब हम ई टाइप करें तब भी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये एक तरह का ना डिज़ाइन कंसीडरेशन है कि आप
बहरहाल इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक दफ़ा देखेंगे ज़रूर कि डिज़ाइन को आप कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, ये एक सिंपल डिज़ाइन है और इसमें वो बहुत सारे ब्रेकर्स लगा रहा है, 1 2 और 2 ब्रेकर्स एक्स्ट्रा हैं जो उसने रिमूव किए हैं। ठीक है, ये मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर ये मोटर ब्रेक स्विचेस का कुछ बता रहा है, मोटर ऑपरेटेड एयर ब्रेक स्विचेस। ये सिर्फ एक ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही होगी इसकी। ये तो हम जब लेट्स से अगर हम ई टैप में करते हैं तो वी कैन हैव एन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और फिर ये 132 के भी अगर बस है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी यानी 2 से 3 चीज़ें हैं जो नेक्स्ट मैं लेक्चर में फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी मिड का तो मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दिया होगा। 26 से आपके स्टार्ट हैं, 1 घंटे का मिड है और 10 मिनट्स आपके पास होंगे अपलोडिंग के लिए, यानी 1 घंटा 10 मिनट का मिड है और डेट शीट आपको आ जाएगी। हाँ जी सर, कैंपस में होंगे ऑनलाइन होंगे? नहीं, ऑनलाइन मिड ऑनलाइन ही है। ठीक सर। ठीक है, और इसीलिए वो अपलोडिंग का टाइम मैंने बताया ना, यानी 1 घंटा ही दिया जाएगा और 10 मिनट्स फॉर अपलोडिंग द सोल्यूशन। सर बाकी कैसे जो कोर्स है, क्वेश्चन हाँ जी हाँ जी जी हमारा कितने क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन बिल्कुल आपको घंटे के मुताबिक ही दिए दूंगा। यानी वो ज़ाहिर बात है कि 1 घंटा, अब वो एक्चुअली जो ओवरऑल मेल आई है डिपार्टमेंटल, पहले तो कंट्रोलर साहब की ईमेल आई थी, मैं भी मैंने आपसे जिक्र किया हो। अब वो डिपार्टमेंटली मेल आई है कि मिड हम ले रहे हैं, यानी वी आर कंडक्टिंग द मिड, ऑफिशियली मेरे सर ने बताया और उसमें टाइम भी मेंशन है। तो जब टाइम मेंशन होता है इसका मतलब ये होता है कि अब जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो ज़ाहिरी बात है कि वो बिल्कुल उस टाइम कॉन्स्ट्रेंट को जहन में रख के, चाहे मैं 1 सवाल दूं, 1.5 सवाल दूं या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ले लूं, तो वो होगा घंटे के मुताबिक। ठीक है, यानी एक्चुअली वी कैन नॉट एक्सीड द टाइम लिमिट, तो इसलिए उसको फिर हमें मैनेज करना है। बाकी मे बी अगर वो कोई इस तरह की एक्सेप्शनल इजाज़त दें तो कुछ टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेल है फ़िलहाल वो 1 घंटे की है। जो मज़ीद जब डेट शीट आएगी ना, अभी मेरा ख्याल है कि इस वीक के आखिर में या नेक्स्ट वीक आपको डेट शीट आ जाएगी, वो आपको पता भी चल जाएगा। उसमें टाइम मेंशन होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपका ये पेपर है और इस तरह से। सर मुझे जरा 8.4 एग्जाम्पल में सर एक चीज बताइएगा सर, वहाँ पे ना करंट हमने निकाला है वो 0 आ रहा है, हम्म तो सर वो 0 किस तरह यानी कि आ रहा है सर? वो मैं काफी ट्राई किया देखने के लिए। 8.4 जो है जी सर, लास्ट आंसर यही है। ये वाला, जी सर, ये नीचे सर जो डायग्राम सर नीचे जो ऊपर जी सर यही बता दें। ये वाला। जी सर, ये दिया हुआ है सर, जो 0 करंट दिया हुआ है सर, ये हाँ डेल्टा साइड पर सर। हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाला जो 0 करंट आ रहा है, या ये देख लें, ये वाला जो आ रहा है, जी सर। हाँ ये वाला जो है ना, ये मैंने बताया था कि ये देखो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये इस नोड से आ रहा है, ये सिंपल केसीएल है। डेल्टा में जब सिटीज लगते हैं ना तो वो केसीएल लग जाएगा। ये देखो ना, ये इसको जरा ऊपर देखो, ये आपका जो सेकंड सिटी का जो ये नोड बन रहा है ना, ये वाला जहाँ मेरा एरो आप देख रहे हो, यहाँ केसीएल जी लगा सर। है। तो ठीक। एक करंट आपके पास बन रहा है ये वाला, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया। ये माइनस बिल्कुल 1 पॉइंट। एज सच, हाँ ये बिल्कुल एज सच लेना है। और इस वाले करंट को आपने वो साइन डिफरेंस के साथ ले लेना है। ठीक सर। वो क्यों, क्योंकि सर वो ये तो देखो, हाँ सर ये वो ठीक है, ये हो इस गया है नोड सर। पे, वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में करके आ रहा है। ठीक सर, नहीं मैं इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ सर, ये जो डेल्टा साइड पर दिया हुआ ना सर, 0.0 माइनस J8367.39। हाँ ये वाला जो है, जी सर। तो जी अबव। इसको, हाँ ये वाला जो है, ये आपके पास जो है सेकेंडरी यहाँ से आ रहा है। जी सर, ये सर करंट कैसे है 0.00? ये आपके ये पास चूंकि वाई में कनेक्टेड है, तो
नहीं, ये अब जो ये वाला जो करंट है, ये आपके पास इस वाले ट्रिप कॉइल से शो कर रहा है, क्योंकि ऊपर का जो करंट है ना, ये वाला जो करंट है, जी जी सर। नहीं सर, ये ये तो डिफरेंस रेट है ना हमारा, नीचे जो आ रहा है 0.0 माइनस जे 0.35। हाँ, ये डिफरेंस है। ये यही नहीं मैं सर, ये मैं सर मैं ये अबव का पूछ रहा हूँ सर, ये जो सर ये सेकंड सिटी में जो आया हुआ है स्टार में जहाँ पे कनेक्ट है ये ये। वाला जो है, ये वाला। जी सर, मैं इसका पूछ रहा हूँ सर, ये कहाँ से हाँ होगा। अच्छा, ये वाला ठीक है, ठीक है, मैं इसको मैं फिर अनहाईलाइट कर दूँ, ठीक है। मैं पहले यही, क्योंकि ये तो डिफरेंशियल बन रहे हैं दोनों। अब ये वाला जो है, ये तो इसका वो है ना, जो सिटी रेशो से उसने निकाला है, बिल्कुल ऐसी जैसे ये वाले उसने निकाले हैं ऊपर। यानी इसको आपने इससे निकालना है, ये वाला जो इसका प्राइमरी ये वाला पार्ट बन रहा है ना, क्योंकि ये दूसरा फेज है। अगर ये ए है तो ये बी है और ये सी है, तो इसको हम ए बी सी अब ऐसे नहीं कहेंगे, ये लाइन करंट्स कहलाएंगे। क्योंकि ठीक सर। जो आपका मेन ट्रांसफार्मर है ना, उसका प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड है। जी जी तो सर, ऐसे ही। ये वाला जो करंट है, ये भी लाइन करंट है, ये भी लाइन करंट है और ये भी लाइन करंट। अब ये लाइन करंट है। और दूसरा ये कि ये जो भी अब बन गया, ये वो मैंने बताया था कि वो जो आप इसका पोलर कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्यों इस तरह से बन रहा है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि जो सीटी की रेशो है ना, ये उससे बनता है ये। अब ये इसका जो सेकेंडरी है ना, वो सीटी की रेशो से बनेगा। क्या थी हमारे पास 1000। जी सर, आई थिंक सर यही थी। हाँ, तो वो क्या बन जाता है 200। ये 34.5 के भी साइड है ना, तो इसका जो है वो आपके पास जो है सिटी, वो आपके पास बन जाता है 1000/5। जी बिल्कुल। नहीं, क्या है 9000/5, सॉरी 9000/5 बनेगा। ठीक सर। द सिटीज ऑन द, हाँ ये है ना, ये है द सिटीज ऑन द डेल्टा साइड आर टू बी कनेक्टेड इन वाई, सो द सिटी रेशियो वुड बी 9000/5। तो अब इसको 9000 से हम अगर डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपको वो सेकंडरी मिलेगा। साइड पे सर आ जाएगी। हाँ, 9000/5 से वो 5 के हिसाब से वो क्या बन जाता है, वो आप देख लो। जी यही 5 आ रहा है सर, है। यही आएगा सर, जो ये हाँ 4.65 सर हाँ, ये किया यही है। बनेगा ना, यही बनेगा। वो सिटी रेशो से डिवाइड कर, क्योंकि हर जब आप थ्री फेज को डिस्कस करते हो ना, तो तभी तो आप हर लाइन में आपको सिटी लगाना पड़ता है। क्योंकि जो ये वाला यानी जो आपके पास ये वाली लाइन है, ये दूसरे वाले लाइन से 30 डिग्री आउट है। समझ आ रही है? ये दूसरे वाली जो लाइन जी जी है, सर। ये सेकेंडरी वाली लाइन से 30 डिग्री आउट है। तो आप एक सीटी लगा नहीं सकते, आपको हर फेज में सीटी लगाना पड़ रहा है। और हर फेज में 30 डिग्री का जो आउट है, लीड या लैग का, वो आपको कैंसिल करना पड़ रहा है बाय द डेल्टा एंड वाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिटीज। एक्चुअली ये बात। ठीक हो गया सर। हाँ ठीक है। और कुछ? ना सर। ये है कि जो इसका कोर्स है ना, मिड का जो है, वो मैं फिर अपलोड कर दूंगा। बहरहाल हमने इससे पहले जो पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर तक कर लेते हैं मेरा ख्याल है। इससे पहले आपका फोर्थ चैप्टर और थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, उसमें तो हमने सिर्फ सिटी एरर्स को डिस्कस किया था। फोर्थ चैप्टर और ये ट्रांसफार्मर वाला है। तो इन दो मेन चैप्टर्स को हम यानी आप कंसीडर कर सकते हो। और इसमें भी हमने इसको सारा नहीं पढ़ा। मैंने ये वाला ऑपरेशन जो इसका था, हार्मोनिक और ये सारा जो है ना, मैग्नेटाइजिंग इन रश ड्यूरिंग द एनर्जाइजेशन, ये मैंने सारा स्किप करवा दिया है। क्योंकि ये वही मैग्नेटाइजिंग इन रश वाला ही है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप करवा दिया कि हम स्टेडी स्टेट देखेंगे और वही काफ़ी है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आप चैप्टर और चैप्टर नंबर 4 ये आप मिड के लिए जो है ना वो कंसीडर कर लें। बाकी जो इसमें टॉपिक्स हैं अगर कहेंगे, वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूँ। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। जी सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।